नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय। मैं आपको बताना चाहूँगी, उपसर्ग एवं प्रत्यय हमारे हरियाणा बोर्ड की 9वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं में शामिल है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। पहले तो मैं आपको एक हल्के से इसके माध्यम से समझाना चाहूंगी कि उपसर्ग एवं प्रत्यय है क्या। उपसर्ग एवं प्रत्यय वो शब्दांश या वर्ण है जो किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, एक विशेष अर्थ उसमें ला देते हैं। देखिए, पहले हम करेंगे उपसर्ग। इसकी मैं आपको पहचान भी बताऊंगी कि उपसर्ग कौन से होते हैं और प्रत्यय कौन से होते हैं। मान लीजिए ये शब्द है, शब्द के आगे अगर कोई उपसर्ग जुड़ जाता है, कुछ भी शब्दांश जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, तो वो उपसर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार शब्द के अंत में अगर कोई शब्दांश जुड़ रहा है और उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला रहा है, कोई अर्थ में बदलाव ला रहा है, तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे। मैंने एक हल्की सी और आपको बताई, देखिए, ऊ से उपसर्ग, ऊ से उपसर्ग और ऊ से उरे। उरे मतलब पहले, आगे, जो शब्द के आगे लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह प्रत्यय में पहला देखिए पै है, पै से प्रत्यय और पै से परे। परे माने पीछे, अर्थात जो शब्द के आगे लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए एक उदाहरण तैयार किया है। जैसे मान लीजिए मान। मान एक शब्द है, इसके आगे हमने अप लगा दिया। आप क्या होगा? उपसर्ग, क्योंकि पहले लग रहा है इसे, तो क्या बन गया? अपमान। उसका अर्थ बदल गया। मान का क्या होता है? इज्जत होती है। और इसी प्रकार अगर उसके सामने अपमान लिख दिया तो बेइज्जती हो गया। इसी प्रकार अगर हम अपमान के पीछे इत प्रत्यय लगा देते हैं तो वो बन जाएगा अपमानित, तो उसका अर्थ हो जाएगा कि उसको बेइज्जत किया होगा। तो इस प्रकार जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो शब्द के आगे और पीछे लग के उनके अर्थ में विशेष बदलाव करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं परिभाषा। मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी उपसर्ग और प्रत्यय ले लिए हैं जो हमारी हिंदी भाषा में होते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको सारे उपसर्ग का पता होने से आपको उनकी पहचान करना भी आसान हो जाएगा और उससे शब्द बनाना भी आसान हो जाएगा। तो पहले करेंगे हम उपसर्ग की परिभाषा। वो शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया वही बात है। हिंदी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द को भी, जो तत्सम शब्द जिनको कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनके उपसर्गों का भी प्रयोग किया जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत के जो उपसर्ग हैं जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाते हैं उनको हम करते हैं। बहुत ही आसानी से आप इन उपसर्गों को समझ लीजिए और उसके बाद आपको अपने आप ही उपसर्गों से शब्द बनाना भी आ जाएगा और शब्दों में से उपसर्ग छांटना भी आ जाएगा। बहुत फटाफट करेंगे। पहला है जैसे अति। अति का अर्थ होता है अधिकता, बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे हद से पार हो जाए। अति से क्या बनेगा? अतिशय, अतिरिक्त। इसी प्रकार होता है अधि। अधि का अर्थ होता है समीपता, नजदीकी। अधि का होगा अधिकारी, अध्यक्ष। इसमें अध्यक्ष में अधि जमा अक्ष जुड़ा हुआ है तो ये अध्यक्ष बन गया। इसी प्रकार अनु। अनु का मतलब होता है क्रम या उसके पीछे। अनु से क्या बनेगा? अनुक्रम, अनुसार। इसी तरह अप। अप का अर्थ होता है अभाव या अधूरा या किसी चीज की कमी, तो अपवाद, अपयश। इसी तरह है अभि। अभि का अर्थ क्या होता है? नजदीकी, समीपता, अभिनव, अभिमान। इसी तरह आ देखिए, आ का अर्थ होता है तक, आजीवन, आमरण। इसी तरह देखिए उत। उत का अर्थ होता है उच्चता या श्रेष्ठता, उत्साह, उत्कर्ष। इसी तरह देखिए उद। उद का अर्थ क्या होगा? ऊपर या श्रेष्ठ, उद्घाटन
और उद्यम। इसी प्रकार अगला है हमारा अव का अर्थ क्या होगा? हीनता, कमी। तो इससे क्या बनेगा? अवगत, अवनत। इसी प्रकार होगा उप का मतलब कोई सहाय या कोई गौण होता है, ये उसका सहायक होता है। उपवन और उपमंत्री, ये हमारे उप से बनेंगे। इसी प्रकार देखिए हमारा आगे जो है दुस का अर्थ होता है बुरा या दुहु, उससे क्या बनेंगे? दुर्दशा, दुस्साहस। इस प्रकार नी का मतलब होता है भीतर, निवास, निर्मल। निस का अर्थ होगा हमारे लिए बाहर या निषेध, मनाही किसी चीज की, इससे बनेंगे निस्तेज, निशंक। परा का मतलब होता है अनादर करना है किसी का, या नाश करना, या उल्टा हो जाए, पीछे हो जाए, पराजय, पराधीन। इसी तरह परि शब्द का मतलब भी यही होगा, गति, उत्कर्ष होगा या अतिशय होगा, आगे बढ़ना, परिपूर्ण, परिवर्तन। इसी तरह अगला है उपसर्ग प्र का अर्थ होता है गति, इसका भी यही अर्थ होगा, तो इससे प्रयत्न, प्रगति। इसी प्रकार है प्रति का मतलब विरोध करना किसी का, या हरेक या सामने, प्रतिदिन, प्रत्येक। उसके बाद अगला है वी का मतलब होता है हीनता, भिन्नता, अलगाव, विशेषता, कुछ भी हो सकता है। तो वियोग और विदेश, वी से हमारे ये शब्द बन रहे हैं। इसी प्रकार है सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग या अच्छा। इससे हम सम से क्या बनेंगे? संग्रह, संयोग। जो ये हमारे अनुस्वार वाले हैं ये सम होता है, मैं हलंत, और उससे फिर ये अंग वाले शब्द बनते हैं। इसी प्रकार सु का अर्थ होता है अच्छा, सरल या सुंदर, सुकन्या, सुपुत्र। ये तो उपसर्ग थे हमारी जो संस्कृत भाषा के हैं, वो जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो उपसर्ग। इसी प्रकार कुछ संस्कृत के अव्यय उपसर्ग होते हैं। जिस तरह अव्यय शब्द होते हैं हिंदी भाषा में, इसी तरह अव्यय उपसर्ग भी होते हैं। तो आइए अब हम करते हैं कुछ अव्यय उपसर्ग। जैसे अधः का अर्थ होता है नीचे, अधः से बनेगा अधोगति, अधोलिखित। इसी प्रकार है आल्म, बहुत या बस, अलंकार, अलंकृत। इसी प्रकार होता है अंतः का अर्थ होता है भीतर, जैसे अंतर्मन, अंतर्धान। चिर का अर्थ होता है बहुत देर तक चलने वाला, चिरायु, चिरस्थायी। इसी प्रकार है तिरह का अर्थ होता है निषेध, तिरस्कार या तिरोहित। इसी प्रकार है पुरा का अर्थ होता है पुराना या पहले, इससे बनेगा पुरातन या पुरातत्व। ये पूरा उस उपसर्ग से बना है। इसी प्रकार है पुनः का मतलब फिर से या दोबारा, पुनर्जन्म, पुनरागमन। इसी प्रकार है प्राक का अर्थ होता है पहले, प्राक कथन या प्रागैतिहासिक। ये प्राक उपसर्ग से बने हुए हैं। इसी प्रकार है बही का अर्थ होता है बाहर, बहिष्कार या बहिरंग। और अंत में है सह का अर्थ होता है साथ, सहपाठी, सहकारी। ये सह उपसर्ग से बने हैं। तो ये तो थे हमारे जो संस्कृत भाषा से उपसर्ग हमने लिए हैं वो, और उनसे बने हुए शब्द। ये पहले हमने किए संस्कृत के उपसर्ग, और उसके बाद हमने किए संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग। इसके बाद हम अगला करेंगे जो हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। आइए उनको करते हैं। हिंदी में हमारे उपसर्ग हैं वो बहुत ही आसान है, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कौन से उपसर्ग है। पहला है हमारा अभाव होता है जिसका, अचेत, अथाह, असीम। इसी प्रकार अनमोल, अनपढ़। आधा बोलते हैं जिसको, अधपका, अधमरा। 59, 49। औ का अर्थ होता है अवघट, अवगुण। कु जिसका अर्थ होता है बुरा, कुपात्र, कुचाल। इसी प्रकार दू से दुबला, दुकान। दू का अर्थ भी बुराई होता है, कमी होती है किसी चीज में। अगला लीजिए हमारा नी, जिसका अर्थ होता है बिना, निडर, निठल्ला। बिन देखा, बिन ब्याहा, मतलब बिना। बिन का अर्थ क्या होगा? बिना। भर पूरा होता है जिसका अर्थ भरपूर, भरपेट। इसी तरह से अच्छा होता है जिसका अर्थ सपूत, सजग। कै का अर्थ होता है बुरा, कपूत। इसी तरह न से नहीं आता है जिसमें नपूत, नदीश, नपुती।
न का मतलब नहीं। अब पर मतलब पुराना, परदादा परनाना। इसी प्रकार सु का अर्थ होता है सुपात्र या सुडोल। इससे हमारे ये शब्द बने। ये तो थे हमारे हिंदी के उपसर्ग। अब हम करते हैं उर्दू के, अरबी फारसी के उपसर्ग जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, कम, कमजोर, कमसिन। खुश, खुशदिल, खुशबू। अलबत्ता। गैर, गैर कानूनी, गैर वक्त। बदनाम, बदबू। ऐन वक्त, ऐन मौका। बेईमान, बेइज्जत। सरताज, सरकार। नापसंद, नाराज। इस प्रकार और भी हैं। बनाम, बदौलत। बर्दाश्त, बराबर। बाकायदा, बाइज्जत। बिल्कुल। बिला कसूर, बिला लिहाज या बिला लिहाज। बिना काम, बिना बात। लाजवाब, लापता। हम उम्र, हमराज। हर रोज, हर साल। ये तो थे हमारे उर्दू के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। और थोड़े से 4-5 उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के हैं जो हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। सब, जिसका अर्थ होता है नीचे। सब कमेटी, सब जज। डिप्टी का अर्थ जो होता है सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है ना। और डिप्टी रजिस्ट्रार ये लगा लें। चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, ये चीफ होता है। वाइस का मतलब होता है सहायक, वाइस प्रिंसिपल। इसी तरह जनरल, मुख्य, जनरल मैनेजर। ये हमारे थे उपसर्ग जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के, उर्दू के, अंग्रेजी के, ये सारे उपसर्ग थे। इसके साथ अब हम करते हैं प्रत्यय। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रत्यय कौन से शब्द होते हैं? प्रत्यय वो वर्ण ये शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर, धातु क्या होती है? क्रिया का रूप होता है, जो उसके अंत में लगकर उसे एक नया अर्थ देते हैं या नया रूप दे देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो इसकी एक मुख्य बात मैं आपको बताना चाहूंगी। जो कृत प्रत्यय होते हैं उसकी एक पहचान होती है कि जो कृत प्रत्यय होते हैं ये धातु के मूल रूप के साथ लगते हैं, यानी कि क्रिया है उसके मूल रूप के साथ ही वो जुड़ते हैं। और तद्धित जो क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़ते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मैंने इसको एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए हम वो चार्ट देखते हैं किस प्रकार है। देखिए, मैंने ये चार्ट बनाया आपके लिए। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृत या कृदंत प्रत्यय, दूसरा हो गया हमारा तद्धित प्रत्यय। मैंने आपको अभी समझाया कृत या कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के मूल रूप के साथ लगते हैं, मूल रूप के पीछे, यानी कि क्रिया के जो मूल रूप है उसके पीछे जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं कृत या कृदंत। और क्रिया के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब इनके भी भेद हैं। देखिए, जो कृत है प्रत्यय है उसके 4 भेद हैं। कर्मवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। और इसी प्रकार जो हमारा है तद्धित प्रत्यय उसके 7 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय के ध्यान से देखेंगे। पहला है ये तद्धित प्रत्यय के 7 भेद हैं। भाववाचक, कर्तृवाचक, स्त्रीलिंग, बहुवचनवाचक, गुणवाचक, लघुतावाचक और क्रमवाचक। ये सारे तद्धित प्रत्यय के भेद हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो कृत यानी कि कृदंत प्रत्यय है उनके बारे में बात करते हैं। कौन से होते हैं कृदंत या कृत प्रत्यय? जो धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं उनको हम कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। देखिए, पहला है कर्तृवाचक में दार, देनदार, लेनदार, हार, होनहार, पालनहार, वाला, रखवाला, खाने वाला, आलू, झगड़ालू। इसमें आलू की आवाज पीछे इसकी इनकी आवाज आ रही, अय्या, बजैया, खवैया। इसी प्रकार आऊ, बिकाऊ, टिकाऊ, अक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़,
अक धावक चालक, धाव धातु के साथ अक जुड़ गया तो धावक बन गया, चाल के साथ अक जुड़ गया तो चालक बन गया। आक तैराक चालक। तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो क्रिया का मूल रूप है उसके पीछे ये सारे प्रत्यय लगे हैं, तो ये कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका दूसरा भेद है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। इसमें देखिए ना पालना ओढ़ना, नी कहानी बिछोनी, औना बिछौना खिलौना, न झाड़न झाड़ से झाड़न बेलन कतरन। ये सारे कौन से प्रत्यय आ गए हमारे? कर्मवाचक। उसके बाद इसका तीसरा भेद है भाववाचक कृत प्रत्यय। भाव में आई लिखाई सिलाई, लिख में आई प्रत्यय जुड़ गया, लिखाई सिलाई। इसी तरह आहट घबराहट चिल्लाहट, आओ बचाओ चढ़ाओ, आवा बुलावा चढ़ावा, आन थकान उड़ान, थक में आन प्रत्यय जुड़ गया तो थकान उड़ान। इसी प्रकार आस विश्वास प्यास। ये हमारे थे भाववाचक। आगे करते हैं क्रियावाचक कृत प्रत्यय। देखिए इसमें है ता ते ती, आता जाता खाते पीते जाती। इसमें ता ते ती प्रत्यय जुड़े हैं। इसी प्रकार आ ए या, उठा चला गया आया ए, इसमें यही प्रत्यय लगे हुए हैं। और तीसरा है ई प्रत्यय, खाई गई पी गई, इन सब में बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे कृत या कृदंत प्रत्यय, जो धातु यानी कि क्रिया के मूल रूप के पीछे लगते हैं। और जो क्रिया के अलावा बाकी क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम इनके साथ लगते हैं, उनको हम बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। तो आइए पहला है, इसके मैंने आपको 7 भेद बताए थे। 7 भेद में पहला है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए इसमें है, पहला है ता सरलता मूर्खता प्रभुता, त्व गुरुत्व महत्व अपनत्व, इन सब के पीछे त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी तरह है पन बचपन लड़कपन पीलापन, आहट चिकनाहट गर्माहट, इनके पीछे कौन सा प्रत्यय लगा है? आहट। तो ये तो थे हमारे जो तद्धित प्रत्यय के भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब आइए इसका दूसरा भेद करते हैं हम। दूसरा है हमारा कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए पहला है दार ईमानदार समझदार, आर सुनार लोहार, सोने से सुनार बन गया लोहार बन गया, आरी पुजारी, पूजा के पीछे आरी लगाए थे पुजारी जुआरी। इसी तरह वाहा चरवाहा हलवाहा, ई संयम से संयमी, ज्ञान से ज्ञानी, ई प्रत्यय जुड़ गया इनमें, कार पत्रकार साहित्यकार। इसी तरह अक लेख से लेखक, शिक्षा से शिक्षक, अक प्रत्यय जुड़ गया। इसका तीसरा है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय, जो स्त्रीलिंग के बारे में हमें बताते हैं, जिनसे हमें ज्ञात होता है कि ये स्त्रीलिंग है। पहला है आ छात्रा शिष्या बाला, इन सब के पीछे आ प्रत्यय लगा है तो हमें पता लग जाता है कि स्त्रीलिंग है। ई देवी नारी बेटी चाची, ये सब में ई प्रत्यय लगा हुआ है। आनी देवरानी इंद्राणी, देवर से देवरानी, आनी प्रत्यय लग गया। इसी तरह इंद्राणी। नी प्रत्यय पत्नी शेरनी, शी विदुषी महिषी, मति श्रीमती श्री बुद्धिमती, ये हमारे वो हो गए मति प्रत्यय लगे। इन धोबिन लुहारिन, ये स्त्रीलिंग वाचक हमारे तद्धित प्रत्यय हैं। उसके बाद है गुणवाचक, जो गुणों के बारे में बताते हैं, किसी के गुणों के बारे में बता रहे हैं, उसके क्या गुण है जिससे हमें उसकी पहचान होती है। ई धनी, धन के पीछे ई प्रत्यय लगा दिया तो उसे हमें पता है ये धनवान है, धन वाला है। सुखी पंजाबी, ईन गमगीन शौकीन रंगीन, मंद अक्लमंद फायदेमंद, दार हवलदार दुकानदार, इया लाहौरिया अमृतसरिया, ये लाहौर के पीछे इया प्रत्यय है, लाहौरिया के लाहौर का रहने वाला है, लाहौर की चीज है ये। ईला रंगीला सजीला, ऊ बाजारू पेटू, आना जमाना मर्दाना।
इसी तरह है एरा, सपेरा, ममेरा। अवी, हरियाणवी, हरियाणा के साथ अवी प्रत्यय लग गया, हरियाणवी। लखनवी, आलू, दयालु, कृपालु। इक, राजनीतिक, शारीरिक। ईय, राष्ट्रीय, स्थानीय। वान या मान, धनवान, विद्वान, बुद्धिमान। इनमें वान और मान दोनों प्रत्यय है। आ, भूखा, प्यासा। हला, सुनहला, रूपहला। इसमें हला प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार कुछ प्रत्यय होते हैं जो बहुवचन वाचक होता है, जिनसे हमें ये पता लग जाता है, वो प्रत्यय लगाने से वो बहुवचन बन जाते हैं। जैसे ए या ऐ। लड़के, लड़का को अगर हमने ए लगा दिया तो लड़के। रुपए, कन्याएं, बहुएं। इनमें ये ए और ए प्रत्यय लगाने से हमें पता लग जाता है कि उसका रूप बहुवचन हो जाता है। लघुतावाचक, जो उसका छोटेपन का भाव दिखाता है, उसमें बड़ी ई और इड़ी। पहाड़ी, देखो पहाड़ है, उसमें पहाड़ बड़ा होता है और पहाड़ी छोटी हो गई, इसका मतलब वो दिखा रहा है कि वो छोटी है। टुकड़ी, संदूकड़ी, पंखुड़ी, ये छोटेपन का भाव बता रहे हैं कि ये चीजें छोटी हैं। इसी तरह क्रमवाचक, क्रम जो बताते हैं कि कौन सा क्रम है, जैसे गिनती का, संख्या का क्रम होता है, उसके बारे में बताती हैं। जैसे गुना, वां, सरा। गुना मतलब 4 गुना दुगना, इससे हमें पता लगता है कि वो कितना है। इसी तरह वां में 5वां, 20वां। इसी तरह सरा हो गया दूसरा, तीसरा। ये सारे हमें क्रम का ज्ञान देते हैं कि वो कौन सी संख्या चल रही है। ये तो थे हमारे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय के 7 प्रकार थे वो मैंने आपको अभी समझाए। तो बच्चों, अब आपको मैं कुछ ऐसे शब्द बताने वाली हूँ जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बनते हैं। देखिए, मैंने ये स्टार का ये चिन्ह लगा के आपको समझाने का प्रयास किया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बनते हैं। देखिए, यहाँ देखिए मान शब्द है। मान के सामने अगर आगे हमने सम उपसर्ग लगा दिया तो शब्द बनेगा सम्मान, और सम्मान के पीछे अगर हम इत प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाएगा सम्मानित। इसी तरह देखिए चैन, चैन शब्द के आगे अगर हमने बे उपसर्ग लगाया तो बेचैन शब्द बनेगा, और इसी के पीछे अगर हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो बेचैनी बन जाएगा। इसी प्रकार है पूर्ण शब्द। पूर्ण के अगर हम परि उपसर्ग लगा दें उससे पहले परिपूर्ण, और उस पर हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो परिपूर्णता। इसी तरह मान शब्द और लीजिए, एक और उदाहरण मान का। अगर मान के सामने हम अभी उपसर्ग लगा देते हैं तो अभिमान बन जाएगा, और अभिमान शब्द के पीछे ई प्रत्यय लगा दिया तो अभिमान्य बन जाएगा। इसी तरह सफल शब्द है, इसके पहले अगर हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो असफल बन जाएगा, और असफल के पीछे ता उपसर्ग लगाने से असफलता। इसी तरह चिंता, चिंता के आगे अगर हमने नि उपसर्ग लगा दिया तो निश्चिंत शब्द बनेगा, और निश्चिंत शब्द के पीछे अगर ता प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो निश्चिंतता, ये हमारा शब्द बनेगा। तो ये कुछ शब्द मैंने आपको बताए हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों की सहायता से बनते हैं। तो ये तो हमारे हो गए बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय, दोनों ही मैंने आपको बहुत अच्छे से और सरल तरीके में समझाए हैं। अगर आप इन सभी उपसर्ग और प्रत्यय को ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करनी भी आ जाएगी, और उपसर्ग और प्रत्यय से शब्दों का निर्माण करना भी आ जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करो, और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।